जैन साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए वर्ग 3 यानी कि प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा की न्यू निर्देशिका यानी कि न्यू इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी न्यू इंस्ट्रक्शंस आए वो सारे हम 24 स्लाइड्स के माध्यम से समझने वाले हैं। अगर आपने 24 की स्लाइड्स देख ली तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको शेयर की गई है डिस्क्रिप्शन में, उनसे जुड़ जाइए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उस ग्रुप में रखिए। हम नेक्स्ट सेशन में जरूर उन क्वेश्चंस के आंसर लेकर आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहली स्लाइड्स आपको दिखाई दे रही होगी एमपीटेड वर्ग 3 न्यू इंस्ट्रक्शंस। जो भी नए नए इंस्ट्रक्शंस है वो सारे हम इन 24 स्लाइड्स के माध्यम से समझने वाले हैं। फर्स्ट स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की। तो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की जो भी प्रोसेस होने वाली, स्टेप बाय स्टेप हम सारी प्रोसेस को समझने वाले हैं। जिस प्रोसेस से आप गुजरते जाएंगे उसके आगे साइन टिक दिखाई देगा। जैसे कि मानकर चलिए आप प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट में आ जाते तो एक टिक यहां पर दिखाई देगा। एमपीटीआरसी की साइट पर जाकर आपको किस तरीके से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है वो हम सब प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। तो आप प्रीवियस सेशन देखिए, हमारे बहुत ही यूनिक सेशन है, चाहे वर्ग 1 के हो, 2 के हो, 3 के हो। कट ऑफ से रिलेटेड भी हम बहुत ही यूनिक सेशन लेकर आते हैं। तो प्रीवियस सेशन देखिए, दिव्यांग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, कंप्लीट प्रोसेस से रिलेटेड, बहुत ही यूनिक सेशन है। आपने किस वर्ग में फॉर्म फिल किया और आपका किस वर्ग में हो सकता है, मतलब कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं और सिलेक्टेड कैटेगरी आपकी क्या क्या हो सकती हैं, सारी चीजों को हमने बहुत ही इजीएस्ट वे में करने का प्रयास किया है। तो जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप निकलते जाएंगे, जिस स्टेप से आप गुजर जाएंगे उसके आगे आपको एक साइन टिक दिखाई देगा राइट का। जैसे अगर आप प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आ जाते हैं तो साइन टिक दिखाई देगा राइट का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो एक सेकंड टिक दिखाई देगा साइन। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट चूज करते हैं तो यहां पर भी एक साइन टिक दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप वेरीफाइड कराने के लिए जाते हैं और अगर आप वेरीफाइड हो जाते हैं तो साइन टिक यस दिखाई देगा। अगर आप रिजेक्टेड होते हैं तो क्रॉस आ जाएगा। उसके अलावा फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो इस तरीके से साइन टिक दिखाई देगा। चॉइस फिलिंग जब आप कर देते हैं तो इस तरीके से साइन टिक दिखाई देगा। स्कूल अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाता है तो एक साइन टिक इसके सामने भी दिखाई देगा। और फाइनली ज्वाइन हो जाते हैं तो फाइनली ये लास्ट टिक दिखाई देने वाला है। यानी कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की कंप्लीट प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग जो न्यू इंस्ट्रक्शंस आए उसी के अकॉर्डिंग। बाकी हमें कंप्लीट प्रोसेस ला चुके हैं वर्ग 3 का। आप सभी का उसमें काफी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, क्योंकि आप सभी आते हैं 20-20 हजार लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं और वीडियो देखने के बाद आप स्किप कर जाते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितने भी कैंडिडेट्स इस सेशन का लाभ ले सकते हैं उन सभी तक इस वीडियो को भेजने का जरूर प्रयास करें ताकि वो भी इस सेशन का लाभ ले सकें। तो सबसे पहले तो आपको एमपीटीआरसी की साइट पर जाकर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है। प्रीवियस सेशन से आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना सीख सकते हैं। उसके अलावा सबसे पहला जो टिक आएगा वो आएगा गेस्ट और नॉन गेस्ट के लिए। अगर आपने गेस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपके न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र हैं और न्यूनतम 200 दिवस कंप्लीट हैं, तो आप गेस्ट के आगे यस टिक करेंगे अगर आपको अप्लाई करना है गेस्ट से। और अगर आपको गेस्ट से अप्लाई नहीं करना है या फिर आप गेस्ट के अंतर्गत नहीं आते तो आपको वहां पर कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। तो सबसे पहली स्टेप वही है। उसके अलावा प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की कंप्लीट प्रोसेस ही है। नेक्स्ट आपको एक कंप्लीट शेड्यूल जारी होने वाला है कुछ ही समय बाद। शायद 25 या 26 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट शेड्यूल जारी हो जाएगा, जिसमें समाचार पत्रों में और इस पर एमपीटीआरसी की ऑफिशियल साइट पर भी आपको एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जारी होगा। जिस डेट को एडवर्टाइजमेंट जारी होगा उस तक आपकी सारी एलिजिबिलिटीज कंप्लीट होना आवश्यक है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना जरूरी है। उसके अलावा यहां पर आपको सारे न्यू इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनको फिर से समाहित किया जाएगा। जो भी रूल्स रेगुलेशन है, सारी चीजें और वैकेंसीज कितनी है, कैसा कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें आपको समझने आने वाली हैं। एक इसमें भी एक फिक्स डेट होगी, उस डेट पर सारी चीजें आपको अपलोड हो जाएंगी एमपीटीआरसी की साइट पर। उसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप रहेगी, जो फर्स्ट स्टेप रहेगी, अगर आप गेस्ट हैं तो आपको गेस्ट का यस और नो ऑप्शन क्लिक करना है। उसके अलावा नेक्स्ट जो रहेगा, आपको जो भी यस और नो कर लेंगे गेस्ट और नॉन गेस्ट को तो कुछ करना ही नहीं। उसके बाद आपको प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट और प्रोविजनली वेटिंग लिस्ट आएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो भी टीम गठित होगी वहां पर वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जैसे ही आप वेरीफाइड हो जाते हैं या फिर रिजेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त होने वाला है। एक कंप्लीट शेड्यूल है, हमने अपनी स्लाइड के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया। सबसे पहले प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जाना है, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, फिर चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद स्कूल अलॉट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत ही इजीएस्ट वे में समझ में आ रही होंगी। उसके बाद आपको क्या क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटीज होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो स्कोर कार्ड है आप में उसको क्वालिफाइड होना चाहिए। जो एमपीपीबी द्वारा एग्जाम लिया गया था प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, उसमें आप क्वालिफाइड होना चाहिए। जो भी मिनिमम मार्क्स मांगे गए हैं 50%
रिजर्वेशन कैटेगरी दिव्यांग के लिए और बाकी अनरिजर्व के लिए 60% मार्क्स होना जरूरी है। उसके अलावा आपको क्या क्या चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ 12th होना जरूरी है और 2 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है शिक्षा शास्त्र में, ठीक है ना। तो प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा और 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स के लिए एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग साथियों के लिए 5% की छूट है, यानी 45% पर भी वो सिलेक्टेड होंगे और वो एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, पर ये वाला सेशन देखने के बाद शायद जरूर हर जगह पर जहां एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी जहां जहां लिखा है, जहां जहां दिव्यांग लिखा है, वहां सारी जगहों पर ईडब्ल्यूएस भी लिखा आप देखेंगे। जैसे कि आप देखते जा रहे हैं अपडेट, पहले 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए थे हर एग्जाम में, जैसे कि अभी प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा की बात कर लें तो न्यू अपडेट के द्वारा 50% मार्क्स कर दिया। इसलिए हर एक जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी रिजर्वेशन वाली प्रॉफिट हैं, वो सभी में ईडब्ल्यूएस जरूर आपको दिखाई देगा। हर कैटेगरी वाइज जैसे कि एससी एसटी ओबीसी लिखा होगा, दिव्यांग लिखा होगा, वहीं पे आपको ईडब्ल्यूएस भी लिखा हुआ दिखने वाला है। जैसे कि इसमें अभी शायद नहीं लिखा है कि मतलब नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग के लिए 5% की छूट है। कुछ समय बाद वहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी ऐड किया जाएगा, ये सेशन देखने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, अगर आपने बीएड कर लिया है, ग्रेजुएशन तो आप करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड होता है, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपने किया 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, 5% एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग के लिए छूट है। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से 6 वर्षीय आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तभी आप पात्र कहलाएंगे, बाकी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 45% के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, जो भी कैंडिडेट्स 45% के साथ पास हैं 12th में, उसके अलावा उन्होंने डीएड किया है, तो उनको एक रूल्स है, एनसीटी का रूल है 2002, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी एलिजिबल माने जाएंगे, जिनके भी 45% मार्क्स हैं 12th में, और वो उनके लिए एक स्पेशल रूल है एनसीटी का 2002 का, उसके अकॉर्डिंग उनको भी एलिजिबल माना जाएगा। नेक्स्ट है, आपने 50% के साथ स्नातक में 50% के साथ आपने 12th किया है, इसके अलावा आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय बीएलएड किया है, तो बीएलएड करने वाले 4 वर्षीय और 12th में, और जिनके 50% मार्क्स हैं वो भी एलिजिबल माने जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं, कम से कम 50% के साथ आपने 12th किया हो, उसके अलावा आपने शिक्षा शास्त्र में स्पेशल एजुकेशन होता है दिव्यांग बच्चों के लिए, तो उसमें आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा आपने स्नातक उपाधि यानी कि यूजी किया हो और 2 वर्षीय आपने कोई भी डिप्लोमा किया हो प्रारंभिक शिक्षा में या इसके समकक्ष, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे। इसके अलावा नोट में लिखा हुआ है, जो हम पहले ही बता चुके हैं, एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग साथियों के लिए 5% छूट मिली है, जैसे कि 12th में 50% चाहिए तो 45%, यूजी में 50 चाहिए तो 45%। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखेंगे जो 5% छूट है अभी आपको ईडब्ल्यूएस में दिखाई नहीं दे रही, पर इस सेशन के बाद जरूर ईडब्ल्यूएस को भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि जितनी जगह रिजर्वेशन मिल रहा है, जहां जहां एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग साथियों के लिए जो भी छूट मिल रही है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, वो सभी में ईडब्ल्यूएस भी शामिल होता जा रहा है, तो आगे ये भी 5% छूट में जरूर आएंगे। ये सेशन देखने के बाद जरूर हमारे शिक्षाविद जो हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाने वाले, वो अभी से ऐड कर दें, क्योंकि आपको ऐड तो करना ही है धीरे धीरे, इसलिए आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आधा इंप्लीमेंट ना करें, पूरा पूरा इंप्लीमेंट करें। जैसे कि हमने देखा ईडब्ल्यूएस के लिए आपने काफी समय बाद 50% मिनिमम मार्क्स किए, तो आप धीरे धीरे कर रहे हैं, एक साथ इंप्लीमेंट करें। जैसे कि जो कैटेगरी वाइज जो प्रॉफिट मिल रहा है, एक सीधा सा आदेश निकालिए कि जो प्रॉफिट रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज को मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है, दिव्यांग को मिल रहा है, वो सारा प्रॉफिट ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा, और वहां ईडब्ल्यूएस को ऐड करते जाइए। तो आई होप आप सभी समझने का प्रयास करेंगे। एज से रिलेटेड हम देखने वाले हैं, न्यूनतम एज चाहिए 21, जिसको कम कर दिया गया था, आपको पता होगा प्राथमिक शिक्षा में, तो यहां पर ये थोड़ा सा फॉल्ट हो सकता है, यहां पर 18 भी कर दिया गया था जब फॉर्म फिल हो रहे थे, तो 21 मिनिमम एज होना चाहिए, तो ये शायद पुरानी पीडीएफ के अकॉर्डिंग है। तो एक बात और है कि जब फॉर्म फिल किया गया था तब से लेकर अभी तक जो 18 वाले होंगे वो 21 पर पहुंच गए होंगे, तो इसलिए 21 मिनिमम रखा गया, क्योंकि जब एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था एमपीटीईटी, तब फॉर्म की भी डेट 21 थी, लेकिन उसको फिर कम करके 18 कर दिया था हमारे सभी साथियों की रिक्वेस्ट पर, और फिर तब आपने फॉर्म फिल किया होगा, तब से लेकर अभी जो प्रोसेस चल रही है काफी समय हो गया, तो आप जब तक 21 के जरूर हो गए होंगे, पर इस पर भी विचार करना चाहिए। जैसे रूल्स रेगुलेशन शुरू में जारी किए वैसे ही जारी होना चाहिए, 18 पर किया था तो 18 ही चलना चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा कुछ छूट मिली है, जैसे कि यूआर के अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो 43 उनकी ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम तो 21 हो गई। उसके अलावा हमारे जो मध्य प्रदेश के गेस्ट साथी हैं जिन्होंने न्यूनतम 200 दिवस पूरे कर लिए हैं, इसके अलावा 3 शैक्षणिक सत्र पूरे कर लिए हैं, तो उनको 52 ईयर तक भी एलिजिबल माना जाएगा, यानी कि 9 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट है गेस्ट साथियों के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जितने भी आरक्षित हैं और फीमेल, मध्य प्रदेश की फीमेल और मध्य प्रदेश के जितने भी आरक्षित वर्ग हैं और नगर सैनिक हैं और जितने भी XYZ कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उन सभी के लिए 48 मिनिमम एज, मतलब मैक्सिमम एज 48 रखी गई है। उसके अलावा इन्हीं के साथ अगर यही सब कैंडिडेट्स चाहे SC के हों, ST के हों, OBC के हों, यहां पर फिर से शायद EWS को शामिल नहीं किया है, तो ये गलती है, फिर से यहां पर भी EWS को शामिल करना बहुत जरूरी है। आप जितने भी रिजर्वेशन में लाभ दे रहे हैं, SC ST OBC को रख रहे हैं, वहां पर EWS को आपको आगे रखना पड़ेगा, इसलिए आप अभी से रखिए प्लीज। आप अभी ये चीज समझने का प्रयास करें। यहां पर SC ST OBC को रखा है, वहां आप धीरे धीरे रखेंगे EWS को, इसलिए अभी से रखिए यहां पर EWS को भी, क्योंकि अब UR में थोड़ी आ रहा है EWS को आप यहां कहीं जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। EWS कहां पर दिखाई दे रहा है इस पूरी स्लाइड में? कहीं दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा। UR तो है नहीं अब EWS तो एक अलग रिजर्वेशन है। EWS को आप कहीं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सेशन देखने के बाद जरूर सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे। कहीं भी रिजर्वेशन दिखाई दे आप वहां पर EWS अटैच कर दीजिए। तो EWS के लिए अभी ये कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी EWS को आप UR ही मानकर चल रहे हैं, पुरानी जो भी नए निर्देशिका नाम से निकाल रहे हैं, पर पुराने के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो आई होप कि आप समझने का प्रयास करेंगे, ये सारी चीजें ऐड करेंगे। EWS को हर जगह आप ऐड करिए, क्योंकि आपको करना तो है ही, पर आप क्या कर रहे हैं, पुरानी PDF उठा रहे हैं और उसी को रख दे रहे हैं। अब यहां पर बताइए, आप EWS कहीं दिखाई दे रहा है पूरी स्लाइड में? कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारे कहने का मतलब सीधा सा है कि जहां जहां रिजर्वेशन है वहां वहां आपको EWS रखना है, आप खुद ही रखेंगे आगे चलकर, पर अभी से रखिए तो बच्चों को अभी से लाभ हो और बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। तो बहुत सारे कंफ्यूजन हैं कि भाई EWS कहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, पर आपको रखना चाहिए अभी से, ठीक है ना। तो जो भी मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग हैं, SC ST OBC, EWS अभी ऐड नहीं है पर होगा आगे चलकर, दिव्यांग साथी, नगर सैनिक और जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे 48 ईयर तक एलिजिबल माने जाएंगे। उसके अलावा इसी के साथ अगर आप गेस्ट हैं, इन सभी कैटेगरी के साथ आप गेस्ट हैं, तो आपको 9 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आप 57 ईयर तक आप एलिजिबल माने जाएंगे। यानी कि UR अदर स्टेट है, UR है मध्य प्रदेश का, तो उसको 43 एज होना चाहिए। अगर गेस्ट है इसके साथ में तो 52 ईयर तक चल जाएगा, 9 साल का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर आरक्षित वर्ग और UR की फीमेल और नगर सैनिक, दिव्यांग साथी, इन सभी के लिए 48 ईयर है, 5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। उसके अलावा आप इसी के साथ गेस्ट हैं तो 9 साल का और एक्स्ट्रा बेनिफिट है, यानी 57 तक। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। उसके अलावा रिजर्वेशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो चाहे नॉर्मल रिजर्वेशन हो, ये सारी चीजें अगर आप मेरे प्रीवियस सेशंस देखते हैं तो ये सारी चीजें बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने समझाने का प्रयास किया है, वो सारी चीजें जरूर क्लियर होंगी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, SC का मध्य प्रदेश में 16% रिजर्वेशन है, ST की बात करें तो ST का मध्य प्रदेश में 20% रिजर्वेशन है, OBC की बात करें मध्य प्रदेश में तो OBC का 27% है। वो अलग बात है कि अभी कोर्ट के अधीन मामले हैं, लेकिन जब तक रोस्टर न्यू नहीं आएगा, न्यू गजट जारी नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा, तब तक 27 के हिसाब से ही सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जरूर 27 की जगह 14% पर होगी। उसके अलावा हम बात करें EWS का, तो मध्य प्रदेश में EWS का कितने प्रतिशत रिजर्वेशन है, तो 10%। इन सब रिजर्वेशन के बाद बचता है UR के लिए कितने प्रतिशत, 27%, जो अनरिजर्व है। तो इस प्रकार ये सारी चीजें तो हम प्रीवियस सेशन बहुत ईजीएस्ट वे में करते हैं। आपने अगर हमारे प्रीवियस सेशन देखे जरूर आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा हम बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फीमेल के लिए मिलता है, एक्स सर्विसमैन के लिए मिलता है, दिव्यांग के लिए मिलता है, तीनों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। 50% महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में मिलता है हॉरिजॉन्टल, एक्स सर्विसमैन के लिए 10%, और आप बात करेंगे दिव्यांग के लिए 6%। 6% में भी 4 क्लास होती है, EHBH LDMD। ये सारी चीजें हम प्रीवियस सेशन में बहुत ईजीएस्ट वे में कर चुके हैं। प्रीवियस सेशन देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगर आप प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट या प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए एक फी पे करनी होगी, 200 करना है आपको। UR के कैंडिडेट हैं तो, या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट 200। उसके अलावा SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बहुत अच्छी बात है कि यहां पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को ऐड कर लिया गया है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, हर जगह EWS को आपको ऐड करना पड़ेगा, आप कहीं भी मिस नहीं कर सकते। जितनी भी रिजर्वेशन वाले स्थान आपको दिखाई देंगे वहां EWS को आपको ऐड जरूर करना पड़ेगा। ये सेशन के बाद आप जरूर विचार करें, क्योंकि आप ऐड तो करेंगे, देखिए आधी जगहों पर आप EWS लिख रहे हैं, आधी जगह पर छोड़ रहे हैं, तो हर जगह ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक सही जो प्रोसेस होगी वो ज्यादा सही रहेगी। यहां पर 150 करना है, सीधी सी बात करेंगे, रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए 150 करना है, UR के लिए 200 करना है।
उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस किस तरीके से होने वाली, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस तो अभी हमने समझ ली है, हमारी स्लाइड के माध्यम से आपको बहुत इजीली वे में समझ में आ गई होगी। सिलेक्शन प्रोसेस तो यही है भाई, सबसे पहले आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है एमपीटीआरसी की साइट पर। हमारे प्रीवियस सेशन देखिए ताकि आपके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना क्लियर हो। उसके अलावा जैसे ही आप प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है एमपीटीआरसी की साइट पर जाकर। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उसके अलावा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक एससीडी एक टीडब्ल्यूडी। एससीडी स्कूल शिक्षा विभाग के लिए दिखाई देगा ऑप्शन, टीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो स्कूल ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं तो वो स्कूल दिखाई देंगे। तो ये जब आप चॉइस फिलिंग करें तो विशेष ध्यान रखें, स्कूल शिक्षा विभाग जिनके लिए अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अगर आप स्कूल शिक्षा विभाग वाले स्कूल आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप स्कूल शिक्षा विभाग वाले स्कूल सिलेक्ट करिए, उसके आगे एससीडी लिखा होगा। और आप ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, वहां उसी एरियाज में रहते हैं, ट्राइबल एरियाज में रहते हैं तो ट्राइबल डिपार्टमेंट के स्कूल चूज करें, टीडब्ल्यूडी सिलेक्ट करें। डीपीआई जरूरी नहीं कि आप डीपीआई सिलेक्ट करें, वही कैंडिडेट्स डीपीआई सिलेक्ट करें जो उस एरिया में रह रहे हैं। अगर आप ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं तो आप ट्राइबल स्कूल सिलेक्ट करें ताकि आपको पास में स्कूल मिले। चॉइस फिलिंग करते समय एक विशेष ध्यान रखना है कि सारे स्कूल्स को चॉइस करना है। मोस्टली आपको अधिकतम जितने भी स्कूल वो सारे सिलेक्ट करने की प्रयास करना है। तो और अपने आसपास एक सर्कल बना लीजिए गोल कि आपके पास में सबसे पास में स्कूल कौन सा है। जो आपके सबसे पास है सबसे पहले उसको, फिर और डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो दूसरा, फिर और डिस्टेंस, मतलब कि आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस देंगे। ऐसा ना हो कि आपने 2-4 स्कूल चूज कर लिए फिर आंख बंद करके तुक्का मार रहे हैं, तो ऐसा होगा कि हो सकता है आपसे कम रैंक वाले का आपके घर के बगल में हो जाएगा 10 किलोमीटर पर और आपका होगा 100 किलोमीटर दूरी पर। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको आपके घर के बगल का स्कूल भी मिल सकता है, पर उसके लिए शर्त है कि आप चॉइस फिलिंग में उसको प्रेफरेंस दें। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप प्रेफरेंस नहीं देंगे तो आपको कोई भी स्कूल मिलेगा, कहीं का भी मिल सकता है, कितनी भी दूरी का मिल सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखने वाले हैं चॉइस फिलिंग के बाद स्कूल अलॉटमेंट लेटर जारी होगा और फाइनली आप ज्वाइन कर लेंगे। ये सारी चीजें हम सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ईजीएस्ट वे में समझ चुके हैं, कई सेशन के माध्यम से समझा है। तो इसमें भी वही है कि सबसे पहले आप एमपीटीआरसी की साइट पर जाएंगे। अगर आप गेस्ट हैं तो गेस्ट के लिए यस करें, गेस्ट के लिए वही सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र हो गए हैं और 200 दिवस हो गए। उसके अलावा उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी होगी 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आप मेरी प्रीवियस सेशन देखते होंगे तो वो सेशन के माध्यम से आपने समझा होगा कि अभी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी 113% पर आएगी और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट आएगी 28.25% पर आएगी। जो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला, वो सारा डेटा इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारा जो डाटा है वो हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं इससे प्रॉफिट ले सकते हैं, इसके लाभार्थी हैं, उन सब तक ये डाटा पहुंच सके, ये सारी चीजें पहुंच सके, ये सारे सेशन पहुंच सके जिससे वो लाभान्वित हो सके। तो आई होप कि आप जरूर ये सेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सारे कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिल सके। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी हमारे चैनल पर आते हैं और स्किप कर जाते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके से हम यूनिक कंटेंट कंटिन्यूअसली आगे भी जारी रख सकें। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात करेंगे तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी आने वाली 2936 कैंडिडेट के नाम से। तो 2936 कैंडिडेट रहेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। तो जो भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी अभी कुछ ही दिन बाद, जैसे ये शेड्यूल जारी होगा उसमें एक डेट होगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आने वाली है, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आने वाली है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको कैंडिडेट्स दिखाई देंगे नंबर ऑफ 20,936। और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट की बात करें तो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में आपको कैंडिडेट्स दिखाई देंगे 5,234 प्रोविजनल वेटिंग में होंगे, मेरिट में होंगे 20,936। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि जिन कैंडिडेट्स का नाम प्रोफाइल लिस्ट, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और प्रोसेस करना है। जितनी भी प्रोसेस है हमने एक बहुत ही शानदार स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। वो स्लाइड आपको शुरू में ही हमने बताई है यहाँ पर कि आप प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में आएंगे, उसके बाद ये सारी प्रोसेस आपको करनी है। तो जो कैंडिडेट्स प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग में नहीं आएंगे उनको ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। उसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड देखने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जिला स्तर पर जाकर 3 सेट डॉक्यूमेंट्स के बनाने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जिला स्तर पर जो भी टीम गठित होगी वहां पर जाकर आपको वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप प्राप्त होगी जिसमें आप वेरीफाइड होंगे तो उसमें वेरीफाइड लिखा होगा, टू बी एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड होंगे तो उसमें रिजेक्टेड लिखा होगा। तो इसको हम एक स्लाइड के माध्यम से वेरिफिकेशन स्लिप भी समझने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने वो भी हम समझने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेकर जाना है वो देखने वाले हैं इस स्लाइड के माध्यम से। तो आपको डॉक्यूमेंट्स
जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आप करेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए मानकर चलिए 12th, अगर आपने डीएड किया है या डीएलएड किया है तो आप 12th कर लीजिए, वही डेट ऑफ बर्थ के लिए हो जाएगी और वही आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगी 12th, और डीएड या डीएलएड कर देंगे, और या फिर आपने बीएलएड किया है तो बीएलएड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी में ये डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गई 12th, और उसी में आपका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई डीएड डीएलएड और बीएलएड जो भी आपने किया। अगर आपने बीएड किया है मानकर चलिए तो आपको 10th या 12th में से एक करनी होगी डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसके बाद आपको यूजी की करनी होगी पूरे सेमेस्टर की मार्कशीट, उसके बाद आपको करनी होगी बीएड की। अगर आपने बीएड किया है तो यूजी किया होगा, यूजी के बाद ही बीएड होता है, तो बीएड किया है तो बीएड की मार्कशीट, यूजी की मार्कशीट, इन सभी मार्कशीटों की जितने भी सेमेस्टर हैं सारे सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करना है। और 10th या 12th आप कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। मूल निवासी अनिवार्य सभी के लिए, मूल निवासी आप अपलोड करेंगे एमपीटीआरसी की साइट पर जाकर। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप किसी रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अगर आप लाभ ले रहे हैं, दिव्यांग का लाभ ले रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूर करना होगा। गेस्ट का अगर आप ले रहे हैं तो गेस्ट का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग का लाभ ले रहे हैं तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ऑफलाइन बना है रिजेक्टेड हो जाएंगे क्या, तो बिल्कुल हम आप सभी को बहुत पहले भी क्लियर कर चुके हैं, आप रिजेक्ट नहीं होंगे अगर आप सक्षम अधिकारी द्वारा वेरीफाइड करा के रखे हैं, डॉक्यूमेंट पर आपकी सील और साइन है। सक्षम अधिकारी से तात्पर्य कि जैसे कि मानकर चलिए मेडिकल बोर्ड है, जिला मेडिकल बोर्ड होता है, उसके द्वारा अगर आपने दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवाया तो वहां पर उनकी सील और साइन होगी जिला चिकित्सालय की, तो वहां पर सील और साइन अगर लगी है तो सक्षम अधिकारी से वेरीफाइड है, तो ऑफलाइन भी मान्य होगा, और डिजिटल बना है तो उसकी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप बिल्कुल भी इसमें निश्चिंत रहें, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों ही मान्य है। ऑफलाइन की कंडीशन में सक्षम अधिकारी मतलब कि मैंने एक एग्जाम्पल ये दिव्यांग साथी हैं वो अपने जिला मेडिकल बोर्ड से उसको वेरीफाइड कराएंगे, उसमें सील और साइन होगी तो आप जरूर एलिजिबल होंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एक्स सर्विसमैन है तो आपको एक्स सर्विसमैन का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। अगर आपने अपने नाम और सरनेम में आपको चेंजेस कराने होंगे तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा और वेरिफिकेशन के टाइम भी ले जाना होगा। अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का सेट लेकर जाना है जितने आपने अपलोड कर दिए। उसके अलावा जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं पीवी का रिजल्ट, आधार कार्ड और 6 फोटो, ये सारे आप अपलोड नहीं करेंगे, पर जो जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे उस दिन इनको भी साथ लेकर जाएंगे। तो आई होप कि आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने का प्रयास करते हैं। ये तो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से लेकर जाने थे वो सारी चीजें देख ली। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड हो जाते हैं तो किस तरीके की आपको वेरिफिकेशन स्लिप प्राप्त होने वाली, तो ये है आपकी वेरिफिकेशन स्लिप। इस तरीके से आपका नाम लिखा होगा, यहां पर शॉर्ट में डिटेल्स होंगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज। यहां पर वर्ग 1 की है तो इसमें सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट नहीं रहेगा प्राथमिक शिक्षक में, वर्ग 1 2 की बात करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट रहेगा। यहां पर रैंक लिखी रहेगी, सब्जेक्ट है तो वर्ग 1 2 में सब्जेक्ट रहेगा, आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा। यहां पर एलिजिबल कैटेगरी, आपने किस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया, किस में आप सिलेक्ट हुए हैं, और यहां पर आपके नाम, साइन, एड्रेस रहेगा, और यहां पर आपकी शॉर्ट में डिटेल्स रहेगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें। अगर आप एक्सेप्टेड होते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो यहां पर टू बी एक्सेप्टेड लिखा रहेगा। रिजेक्ट होते हैं टू बी रिजेक्टेड, और उसका रीजन लिखा रहेगा किस कारण से आप रिजेक्ट हुए। तो ये हो गई आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जैसे ही आप वेरीफाइड हो जाते हैं उसके बाद अंतिम चयन सूची जारी होगी। अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची कैसी होगी वो देखने वाले हम। तो अंतिम चयन सूची कुछ इस प्रकार से होने वाली है। फाइनल मेरिट लिस्ट ये सब्जेक्ट वाइज दिखाई दे रही है क्योंकि ये वर्ग 2 की ली है हमने एक फॉर एग्जांपल के लिए। यहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा, आपका रोल नंबर होगा, रैंक होगी, स्कोर कार्ड होगा, आपका नेम होगा, और यहां पर आपकी लिखी होगी सिलेक्टेड कैटेगरी। दो कैटेगरी होती हैं, एक एलिजिबल कैटेगरी, एक सिलेक्टेड कैटेगरी। इसी पर एक मैंने बहुत शानदार यूनिक सेशन बनाया है कि आपने किस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया, यानी कि आपकी एलिजिबल कैटेगरी हो गई, किस कैटेगरी में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, होने वाला है तो उसको, या हुआ है तो आपको वो सिलेक्टेड कैटेगरी दिखेगी। दो कैटेगरी दिखाई देंगी, एक एलिजिबल कैटेगरी जिससे आपने फॉर्म फिल किया, एक जो फाइनल आप सिलेक्ट हुए हैं वो होगी आपकी सिलेक्टेड कैटेगरी। तो यहां पर आपको सिलेक्टेड कैटेगरी दिखाई देगी। हम वर्ग 3 की बात करें फाइनल मेरिट लिस्ट की, तो 87% पर ही जारी होगी अगर कोर्ट के फाइनल डिसीजन नहीं आ जाते जब तक कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो रही। तो उसमें होंगे 16,118 कैंडिडेट्स। तो वर्ग 3 में भले ही 18,527 पोस्ट है, पर फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी होने वाली वो होगी 16,118 कैंडिडेट्स की ही जारी होने वाली। 16,118 कैंडिडेट्स ही रहेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, जो 13% ओबीसी के होल्ड पर रहेंगे और 13% ही रहेंगे यूआर के होल्ड बोलें या फिर उनको प्रोविजनली सिलेक्टेड बोलें। जब भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वो 13% फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते हैं तो ये सारी चीजें बहुत ही इजीली क्लियर होंगी। हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गई, उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या क्या चीजें हमें करनी है। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गई, उसके अलावा इनने भी बताने का प्रयास किया है निर्देशिका में, हमने बहुत इजीली वे में देखा कि आपको अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो क्या क्या करना है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए
जन्म तिथि के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट कर सकते हैं। और 12th और D.Ed किया है तो आपको 12th की मार्कशीट करना है साथ में। उसके अलावा आपको स्नातक की अंक सूची करना है, अगर आपने स्नातक यूजी किया है तो यूजी की मार्कशीट करना है। उसके अलावा आरक्षण का लाभ लेते हैं, SC ST OBC EWS का लाभ ले रहे हैं तो वो अपलोड करना है। उसके अलावा हम बात करेंगे, ये सारे ही डॉक्यूमेंट सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर ऑफलाइन है तो सक्षम अधिकारी और डिजिटल है तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। उसके अलावा मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखें तो अगर आपने गेस्ट का लाभ लिया है तो गेस्ट का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन का लाभ लिया है तो वो अपलोड करना होगा। B.Ed की अंक सूची करनी होगी, अगर आपने B.Ed किया है, D.Ed किया है तो D.Ed की करनी होगी। सारे सेमेस्टर की, ईयरली है तो ईयरली। हाँ, एक और क्वेश्चन, इग्नू वाले, इग्नी यूनिवर्सिटी वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमें सिर्फ 1 साल की ही मार्कशीट मिली है। तो उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं, ये एक स्पेशल कंडीशन है। पहले तो आप प्रयास करें, यूनिवर्सिटी में पता करें कि हो सकता है 2 ईयर की मिलती हो, पर मोस्टली मेरे को कमेंट्स यही प्राप्त हुए कि सर 1 ही साल की मार्कशीट हमें प्राप्त हुई है फाइनल ईयर की। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप फाइनल ईयर की अपलोड करें। ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। आप जब वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहां पर उनको बताएंगे कि इग्नू यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ 1 ही मार्कशीट दी जाती है, इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स के साथ 1-2 के साथ होता तो मैं समझ लेता। कम से कम 50 से 100 कमेंट्स मेरे को प्राप्त हुए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा 50 से 100 कैंडिडेट ने मेरे को पर्सनली SMS किया है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सभी के, मैं सभी के SMS के रिप्लाई नहीं दे पाता, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर एक साथ इतने लोगों के रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। पर मैं सेशन जरूर लेकर आता हूं, सेशन में सब चीजें क्लियर करने का प्रयास करता हूं। तो इसमें मैंने आपकी ये चीज भी क्लियर कर दी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, कोशिश करना है। पहले नंबर तो वहां पर जाकर यूनिवर्सिटी में आपको एक एप्लीकेशन देना है कि साहब ऐसी कंडीशन बन रही है, हमें पूरी ईयर की मार्कशीट लगाना है, तो मार्कशीट देने की कृपा करें। नहीं दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो मार्कशीट है वही अपलोड कर दीजिए। जब वेरिफिकेशन में जाएंगे तो एक्सेप्शनल कंडीशन होगी, आप बिल्कुल वेरीफाइड होंगे, निश्चिंत रहें, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। उसके अलावा हम बात करें आयु संबंधी छूट, अगर आप कोई एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, जैसे कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, आरक्षित वर्ग से हैं, तो आपको कितने साल का एज रिलैक्सेशन है, 5 साल का है, तो आपको वो, आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो OBC के हैं तो OBC का करेंगे तो उससे आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। या फिर जिस भी वर्ग से आप आते हैं, जैसे गेस्ट का लाभ ले रहे हैं तो 9 साल का आपको लाभ मिल जाएगा, तो गेस्ट का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। नेम और सरनेम आप चेंज कराना चाहते हैं तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, वेरिफिकेशन के समय भी ले जाना होगा। एक इसमें स्पेशल कंडीशन दिखाई दे रही है कि आपको 12th की मार्कशीट कंपलसरी है। वैसे तो 12th की मार्कशीट UG और B.Ed किया है तो आपको ज़रूरी नहीं होती, पर अगर 12th की मार्कशीट भी ज़रूरी है तो आप 12th की भी मार्कशीट अपलोड कर दें, 10th की भी कर दें, 12th की भी कर दें। बाकी तो आपको अगर है आपके पास तो ही आपको करना है। जैसे कि UG की अगर आपके पास मार्कशीट होगी तो UG की मार्कशीट आपको नहीं करनी है। अगर आपने B.Ed किया तो UG की आप मार्कशीट करें, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, 10th या 12th एक ही हो गई आपके लिए, क्या, डेट ऑफ बर्थ के लिए। अगर आपने 12th ही मार्कशीट अपलोड कर दी डेट ऑफ बर्थ के लिए और वही आपकी क्वालिफिकेशन के लिए होगी, तो D.Ed DLED या फिर BLED कर दीजिए। पर अगर आप 10th मार्कशीट करते हैं मानकर चलिए डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आपको 12th भी करनी पड़ेगी, और अगर आपने B.Ed किया है तो फिर UG और B.Ed भी करनी होगी। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। UG कर रहे हैं तो 10th 12th UG, और B.Ed किया है तो B.Ed, और अगर आपने D.Ed किया है तो UG करने की जरूरत ही नहीं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। उसके अलावा हमने ये नेक्स्ट स्लाइड में समझने का प्रयास किया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप बात करें, जैसे कि अभी जो निर्देशिका आई उसके अकॉर्डिंग, अगर आप 10th कर रहे हैं किसके लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आप 12th भी करें, तो इसको आप ऐड करके मानकर चलिए, ठीक है ना। तो 10th + 12th UG + B.Ed। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं वेरिफिकेशन स्लिप देख ली हमने, फाइनल मेरिट लिस्ट देख ली। उसके अलावा आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग में आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक TWD और एक SCD। तो जितने भी स्कूल शिक्षा, शायद मैंने प्रीवियस कुछ समय पहले बता दिया है, 5 मिनट पहले, फिर भी एक बार आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप स्कूल शिक्षा विभाग के एरियाज में रहते हैं तो आप SCD सिलेक्ट करें, और अगर आप ट्राइबल एरियाज में रहते हैं तो आप प्लीज TWD सिलेक्ट करें, ताकि जो भी DPI यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग के एरियाज में रहते होंगे, जो भी कैंडिडेट्स होंगे, उनको अपने स्कूल मिल सकें। तो आई होप आप समझने का प्रयास करें क्यों आप स्कूल शिक्षा विभाग जबरदस्ती ले रहे हैं। और इससे भी रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट में क्या अंतर है। तो कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर जरूर देखने को मिलेगा। मैं कभी सेशन में बहुत ही क्लियरिटी समझाने का प्रयास करूंगा। अभी सिर्फ इतना सा अंतर बता देना चाहता हूं, थोड़ी सी ट्राइबल एरियाज थोड़े से पिछड़े हैं, आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी पिछड़े एरियाज में मिलेगी, तो उनको डेवलप ही तो करना है हमें। अगर आप ज्वाइनिंग ले लेंगे तो आप सभी शिक्षक साथी
राष्ट्र निर्माता होते हैं, तो राष्ट्र का निर्माण करने में आप सभी सहयोग जरूर करेंगे और ट्राइबल एरियाज में जाकर उनका पिछड़ेपन को आगे बढ़ाइए। तो ट्राइबल एरियाज में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं कभी और किसी नेक्स्ट सेशन में लूंगा, ये बड़ा सेशन हो जाएगा। आप जितने भी ट्राइबल एरियाज में रहने वाले कैंडिडेट्स हैं वो TWD वाले स्कूल ही सिलेक्ट करें। जितने DPI के आसपास मतलब कि स्कूल शिक्षा विभाग के एरियाज में रहते हैं तो वो स्कूल शिक्षा विभाग सेलेक्ट करें। बाकी फिर जो आपका मेरिट लिस्ट में क्रम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल जरूर मिलेगा। तो यही सारी चीजें इसमें लिखी हैं। चॉइस फिलिंग करते समय ज्यादा से ज्यादा स्कूल सिलेक्ट करें, सर्कल बनाएं, अपने एरियाज को सिलेक्ट करें, चारों तरफ राउंड एक सर्कल बनाएं, अपने एरियाज में कौन कौन सी स्कूल पास पढ़ रहे हैं वो स्कूल जरूर लें। नहीं तो क्या होगा, जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी तब आप देखेंगे आपसे कम रैंक वाला आपसे 5-10 किलोमीटर के आसपास है और आप 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा स्कूल सिलेक्ट करें, पूरे स्कूल सिलेक्ट कर लें। क्या दिक्कत है, जॉब मिल रही है, क्या 2-5-10 घंटे नहीं दे सकते क्या चॉइस फिलिंग के लिए? ठीक है ना। उसके बाद फाइनल अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से जारी होता है हम वो देखने वाले हैं। यहां पर आपका आदेश क्रमांक लिखा होगा, यहां पर आपका रोल नंबर दिखाई देगा, यहां पर ये रोल नंबर है, यहां पर आपका फादर्स नेम और आपका नेम होगा। उसके अलावा यहां पर आपकी रैंक दिखाई देगी, यहां आपका फाइनल सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ वो दिखाई देगा। उसके अलावा यहां पर आपको कहां पर पोस्टिंग मिली, स्कूल कौन सा अलॉट हुआ वो दिखाई देगा, यहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा। तो ये आपका इस तरीके से स्कूल अलॉटमेंट लेटर जारी होता है। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी वो 87% पर जारी होगी और उसमें कैंडिडेट्स रहेंगे 16,118। और स्कूल अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद आपको क्या प्रोसेस करनी है, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद स्कूल अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, किस तरीके से होगा वो हमने देख लिया। स्कूल अलॉटमेंट लेटर और डॉक्यूमेंट फाइल ले जाना है 3 सेट में। स्कूल अलॉटमेंट लेटर के साथ डॉक्यूमेंट फाइल लेकर जाना है 3 सेट में। कहाँ जाएंगे आप, DO यानी कि जिला शिक्षक अधिकारी महोदय के समक्ष, वहां पर एक कमेटी होगी, वहां पर 3 सेट देखें, वो सीट फिर से एक बार और वेरिफिकेशन होगा उन सेट के माध्यम से, और वो सेट वहां पर जमा हो जाते हैं। एक आध सेट शायद वापस भी कर देंगे आपको। वहां से फिर आपको 2 लेटर जारी होंगे, एक आपका संकुल के नाम से होगा, एक आपके स्कूल के नाम से होगा। संकुल में जाकर अपनी उपस्थिति देंगे, वहां से एक लेटर आपको प्राप्त होगा संकुल से, वो लेटर लेकर आप अपने स्कूल में जाएंगे और फाइनली आप ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस है। फाइनल हम देखने वाले हैं जो आपको डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करनी है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वेरिफिकेशन के टाइम लेकर गए हैं, जो आपने वेरीफाइड करा लिए हैं, यहां तक के डॉक्यूमेंट्स आपने सारे वेरीफाइड करा लिए हैं, PV का रिजल्ट, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड और जो आपने अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना फाइल में। उसके अलावा क्या बढ़ जाएगा, स्कूल अलॉटमेंट लेटर जो आपको जारी हुआ है वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा एफिडेविट बढ़ जाएगा और NOC। एफिडेविट हम आपको उपलब्ध करा देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर सारे PDFs आपको मिलते रहेंगे। अब जो भी अपडेट्स रहेंगे वो सारे वहां पर मिलते रहेंगे। तो एफिडेविट हम वहां पर उपलब्ध करा देंगे। NOC जो अदर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ेगी। तो ये सारी प्रोसेस है जो आपको फाइनली करनी है। फाइनली आपको ज्वाइनिंग लेटर इस तरीके से प्राप्त होने वाला है। ज्वाइनिंग लेटर में आपका ऊपर नाम होगा, यहां पर आपका पद अगर माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात करें, और यहां पर सब्जेक्ट रहेगा अगर आप उच्च माध्यमिक माध्यमिक के हैं। प्राथमिक के हैं तो कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, प्राथमिक शिक्षक लिखा होगा। उसके अलावा ये रेफरेंस रहेंगे, ये लेटर है, ठीक है ना। उसके अलावा हम बात करें कि आपको ये इस वाले स्कूल में आपको ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हुआ है, इस स्कूल में आपको कार्यभार ग्रहण करना है। इसका ये डाइस कोड है, यहाँ पर विकास खंड, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल आता है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा होगा ये आपकी संस्था का नाम, और आपको इस संकुल में जाकर के, संकुल का नाम लिखा है, यहाँ पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी। इस प्रकार ये एक सेशन हम ला चुके हैं, आपने किस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया और आपका किस कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ये बहुत ही यूनिक सेशन है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो ये सेशन जरूर देखिएगा। तो आई होप कि ये सारे न्यू इंस्ट्रक्शंस आपको ईजी वे में समझ में आए होंगे। तो फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनमें रखिए। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसे यूनिक सेशन हम कंटिन्यूसली ला सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।